हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मार्केट मूड में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए, फरवरी 2020 में मार्केट 12,000 के ऊपर खड़ी थी। मार्च अप्रैल में भयंकर क्रैश आया और निफ्टी तेज़ी से 8,000 के नीचे चली गई। और अभी जब हम लोग जून में इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट 10,000 से ऊपर खड़ी है, यानी 8,000 से 10,000 आ गई, 25% का रिटर्न दे दी। फंडामेंटल्स एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट अलग डायरेक्शन में जा रही है। मार्केट में भयंकर कन्फ्यूज़न है, सेल करें बाय करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को फोमो हो रहा है कि कहीं हमारी रैली ना छूट जाए, किसी को लग रहा है तो क्या फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दें। आइए इस वीडियो में हम लोग आज यही सब जानेंगे। देखिए, मार्केट के क्रैश होने की पूरी संभावनाएं हैं। 70% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक के प्राइसेस यहाँ से बहुत नीचे जाएं। बड़ी कंपनीज़ के प्राइसेस फिर भी संभल सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट के टॉप 50 कंपनीज़ को छोड़ दें तो बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके प्राइसेस आज के लेवल से भी 50% नीचे जा सकती है। तो नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर यानी 1 से 1.5 साल में मार्केट की ये संभावनाएं हैं कि 70% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाए, 20 से 25% चांसेस है कि मार्केट यहीं पर 9-10 हज़ार के रेंज में कंसोलिडेट करे, और बहुत कम चांसेस हैं, 5 to 10% चांसेस हैं कि हम यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न 12-13 हज़ार के लेवल पर चले जाएं। तो अब आते हैं कि फंडामेंटल्स को इग्नोर करें और मार्केट की तेज़ी में शामिल हो जाएं या नहीं। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस किसी काम का नहीं है। अगर कोई कहता है कि चार्ट में दिख रहा है कि अगले 5 साल में बहुत भयंकर तेज़ी होगी, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मार्केट 100 चीज़ों का फंक्शन है, 100 चीज़ है जिस पर मार्केट के प्राइसेस डिपेंड करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होंगी, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोगों की इनकम कैसी होगी, लोगों की सेविंग्स कैसी होगी, मानसून कैसा होगा। और यही फैक्टर्स जब फेवरेबल या अनफेवरेबल होते हैं तो मार्केट उसको तेज़ी से डिस्काउंट करती है और फिर मार्केट तेज़ी से ऊपर या नीचे आती है। तो मार्केट 2018 से ही नीचे आ रही थी। निफ्टी की कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसके कारण निफ्टी में 12,000 के ऊपर दिख रहा था। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में 2018 के स्टार्ट से ही स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था, और अभी कोरोना के कारण जब वो इकोनॉमिक आउटलुक और बुरा होते दिखा तो मार्केट तेज़ी से नीचे आ गई उस इकोनॉमिक आउटलुक को डिस्काउंट करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में प्राइस ऊपर जाने के लिए फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है, अर्निंग्स होना बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ रेट का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यदि इंट्राडे करना या स्विंग खेलना है तो फिर टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2008 के क्रैश में बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आए और सभी का प्राइस पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा था। लेकिन उतने सारे स्टॉक्स जिनका प्राइस पैटर्न एक जैसा था, उनको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। लेकिन उनमें से जिन कंपनीज़ ने अर्निंग्स दिखाई, अर्निंग्स पोस्ट किए, उनके प्राइसेस आज ऊपर आ गए हैं और बहुत सारे आज वहीं 2008 के लेवल पे या उससे भी नीचे चले गए हैं। लंबी अवधि में फंडामेंटल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के लिए आप टेक्निकल कीजिए जो कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स ज़रूर देखना है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि 70% चांसेस हैं यहाँ से मार्केट के बहुत नीचे जाने का। देखिए, कोविड के पहले ही हम लोग स्लो डाउन में थे। आफ्टर कोविड कंपनीज़ के लिए यहाँ से सर्वाइव करके निकलना बहुत आसान नहीं होगा। बड़ी कंपनीज सर्वाइव करके निकल जाएंगी और वो छोटी कंपनीज़ के बिजनेस को खा जाएंगे। मार्केट में कंपटीशन बहुत कम हो जाए, ये इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं है। एग्जांपल लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर का। कितने प्लेयर्स थे आज से 5-7 साल पहले, आज केवल 2 प्लेयर्स बचे हैं। से 8-10 साल पहले जब ऐसा होता था कि कुछ कंपनीज़ कार्टेल बना करके कंपटीशन को ख़त्म करना चाहती थी, छोटे कंपनीज़ का बिजनेस खाना चाहती थी, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती थी। आज जब आफ्टर कोविड हर सेक्टर से कुछ लीडर्स ही केवल बाहर निकलेंगे तो वो छोटी कंपनीज़ के बिज़नेस खा जाएंगे, और छोटी कंपनीज़ जब फेल होंगी तो अपने पीछे अनएम्प्लॉयमेंट और एनपीएस का जहर छोड़ कर जाएगी। ऐसे माहौल में बैंक्स लोन नहीं देना चाहेगी और लोगों की सेविंग्स पर कमाई भी कम होती जाएगी। मार्केट में सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है लेबरर माइग्रेशन का। देखिए, इतने सारे लेबरर्स शहर छोड़कर अपने गांव वापस चले गए,
क्या लगता है आपको वो तुरंत वापस आ जाएंगे? नहीं। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ के पास वर्क फोर्स नहीं होगा और वहाँ वापस गए लेबरर्स के पास रोज़गार नहीं होगा। इन्हीं सारी प्रिवेलिंग कंडीशंस को देखते हुए पूरे ग्लोब की रेटिंग एजेंसीज़ ने कंट्रीज़ की रेटिंग्स नीचे कर दी हैं। इंडिया की भी रेटिंग्स नीचे हुई है। अभी वो इन्वेस्टेबल कैटेगरी से जस्ट ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आने का खतरा है। ऐसे टाइम में जब हम लोग ऑलरेडी 2 साल से स्लो डाउन में हैं तो हमारे लिए ये खतरा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। स्लो डाउन आता है तो एम्प्लॉयज़ की और छटनी होती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि इकोनॉमी में और ज़्यादा स्लो डाउन आता है, जैसा कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था। पोस्ट कोविड ट्रेड वॉर का खतरा और बढ़ सकता है। सभी कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना सकते हैं। बैंक्स एंड एनबीएफसीज के बैलेंस शीट और ख़राब हो सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी स्लो डाउन में थे और अब पोस्ट कोविड जब कंपनीज़ की अर्निंग्स और ख़राब होगी तो ऐसी कंपनीज़ के भगवान ही मालिक हैं। का सीधा असर बैंक्स एनबीएफसीज पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि 3-4% के जीडीपी ग्रोथ में 5,000 कंपनीज़ अच्छा नहीं कर सकती है। कुछ बड़ी कंपनीज़ जो अपने सेक्टर की लीडर्स होंगी केवल वही अच्छा अर्निंग्स पोस्ट कर सकती है। रिस्क ऑफ कोरोना वायरस, इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको हम और आप साथ में जी रहे हैं। लेकिन एक बात कहूँगा कि आज जब दिल्ली में जितने सारे सैंपल्स टेस्ट किए गए उसमें से हर 3 में से एक को कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो आप इसकी गंभीरता खुद ही समझ सकते हैं। अब भर के सेंट्रल बैंक्स ने दिल खोल करके कंपनीज़ को सपोर्ट किया है, लिक्विडिटी बूस्ट किया है। इंडिया में उस तरह का सपोर्ट सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखने को मिला है। हम लोग जो अभी ऊपर आए हैं जून के महीने में 10,000 के ऊपर आ गए हैं, ये ग्लोबल रैली को फॉलो करते हुए आ गए हैं, क्योंकि ग्लोबली लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पंप किया गया है तो उनके मार्केट्स ऊपर आ गए हैं और हम उसको फॉलो करते हुए ऊपर आ गए हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि फिर भी चांसेस हैं 5-10% की, हाँ हम यहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न 10-20% का दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक्स कोई बिग बैंग पैकेज लेकर आ जाएं, या कल को हो सकता है कि कोरोना वायरस का कोई हमें बहुत ही अच्छा वैक्सीन मिल जाए, तो हम लोग चांसेस रखते हैं कि यहाँ से ऊपर चले जाएं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। सही एसेट एलोकेशन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बेच कर निकल जाइए। अगर मार्केट से कमाना है तो मार्केट में रहकर ही कमाना होगा, लेकिन हाँ सही रिस्क मैनेजमेंट रखना है। नीचे में ख़रीदने के लिए पैसे बचा करके रखना है। अगर आप ऊपर ख़रीद लेंगे तो नीचे ख़रीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। हाँ, अपनी एसआईपी बंद मत कीजिए। अगर मार्केट नीचे जाए तो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं होना है, अगर ऊपर जाए तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, 2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इस माहौल में इतना हाई प्रीमियम नहीं दे सकता हूँ। और अब मार्केट जब 8,000 या 7,800 से लेकर के अभी 10,300 के ऊपर चली गई है, इससे ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। थोड़े से गेन के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मार्केट को जहाँ जाना है जाए। मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखूँगा और लमसम तभी करूँगा जब बहुत ज़्यादा नीचे आए, मार्केट 8,000 के आसपास आए, तो फिर मैं एक बार ही लमसम करूँगा। करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।